Good morning, class 12th. Today we are going to discuss properties of determinants and question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 4.2 of chapter 4, that is determinants. Properties of determinant. Property first, the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. There's a big difference between matrices and determinant is that when you work in matrices you have to work either in column or in row, but in determinant you are allowed to work in first step you can work in column, in second step you can work in row. आपके पास जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो दोनों में आता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, वो यही है। मैट्रिसेस में आपके पास बाउंडेशन थी कि अगर आप रो में वर्क कर रहे हैं तो आप सिर्फ रो में वर्क करेंगे, अगर आप कॉलम में वर्क कर रहे हैं तो आप सिर्फ कॉलम में वर्क करेंगे। बट इन डिटर्मिनेंट आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप में रो में वर्क कर लें और सेकेंड स्टेप में कॉलम में वर्क कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो रहेगी अनचेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इफ़ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर आप उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज में, तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। वेरिफिकेशन देखिए, आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है यहाँ पे यहाँ पे A2 A3, ये आपके पास फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है B1 B2 B3, थर्ड रो में है C1 C2 C3। आपने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया अलोंग A1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा? आपके पास आएगा B2 C3 माइनस C2 B3। हे इज योर आंसर। नेक्स्ट लेंगे आप माइनस A2, फिर लेंगे आप इस वाली रो को भूल जाएंगे तो आपका जाएगा B1 C3 C1 B3। तो यहाँ पे आपके पास आ गई वैल्यू। अब आपने लिया थर्ड, दैट इज A3, तो आपके पास आ जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। अब आप क्या करेंगे? अब आप रोज और कॉलम को कर दीजिए इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हुआ ट्रांसपोज किया आपने, जो आपने पहले भी पढ़ा था मैट्रिसेस में कि अगर आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ट्रांसपोज कर रहे हैं मैट्रिसेस का। तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आपकी जो फर्स्ट रो आ गई उसमें एलिमेंट्स आ गए A1 B1 C1, और सेकेंड रो में हो गए A2 B2 C2, और थर्ड रो में हो गए A3 B3 एंड C3। आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया है। अब आप एक्सप्लेन करिए इसे, तो आपका पहला आएगा यहाँ पे A1 और मल्टीप्लाई हो जाएगी B2 C3 B3 C2। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2। नेक्स्ट इज C1 हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, आपने फर्स्ट कॉलम के अलोंग किया तो आपके पास फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहे हैं आप एक्सपेंड, तो A1 B2 C3 B3 C2। नेक्स्ट आपने किया A2 के अलोंग माइनस A2, तो आपके पास आ जाएगा B1 C3 C1 B3, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपने किया A3 के अलोंग, तो यहाँ पे आ गया प्लस A3, आपके पास हो जाएगा B1, इसके अलोंग कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा B1 C2 B2 C1, ये आ गई वैल्यूज़। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करें तो ट्रांसपोज करके जो डिटर्मिनेंट आया, जो आपने रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, और जो पहले डिटर्मिनेंट आया था, दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स वैल्यूज़ में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, if any two rows or columns of a determinants are interchanged then sign of determinant changes। अगर आप किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपका डिटर्मिनेंट के साइन में क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में सिर्फ इतना सा चेंज होगा। आपने यहाँ देखिए वेरिफिकेशन, एक आपके पास डिटर्मिनेंट लिया जिसमें जिसकी रो में एलिमेंट्स थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इन्होंने एक्सपेंड कर दिया इसे फर्स्ट रो के अलोंग, यानी कि A1 A2 A3 के अलोंग एक्सपेंड किया है। तो आपके पास आया A1 B2 C3 माइनस B3 C2, फिर आपने A2 के अलोंग किया माइनस A2, तो आपके पास आ जाएगा B1 C3 और B3 C1। देन आप करेंगे A3 के अलोंग तो आपके पास आ जाएगा B1 C2 एंड B2 C1, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट और थर्ड रोज को कर दीजिए इंटरचेंज, यानी कि जो आपकी ये वाली रो थी, ये कंप्लीट रो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली रो यहाँ पे, तो आपके पास एलिमेंट
जो फर्स्ट रो में आ जाएंगे वो हो जाएंगे आप C1 C2 C3, और सेकंड रो एज इट इज़ रहेगी, और थर्ड रो जो हो जाएगी वो हो जाएगी A1 A2 A3। अब आप एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड रो के अलोंग, आपने थर्ड रो के अलोंग किया तो आपके पास आ गया A1, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी C2 B3 एंड B2 C3। उसके बाद आप करेंगे -A2, तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी C1 B3 एंड C3 B1। देन आपने किया A3 के अलोंग, तब आ जाएगा B2 C1 एंड B1 C2। अब इनमें से माइनस साइन कॉमन लीजिए, जैसे आप माइनस साइन कॉमन लेंगे ये आपका जो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाला था सेम वैसा ही डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास अगर आप दो रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर आपकी कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स बिल्कुल सेम है तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब आप उसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो ही निकल के आएगा डिटर्मिनेंट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। अगर आप किसी रो में, एक कंप्लीट रो में या एक कंप्लीट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं के से, तो क्या करेंगे आप जो डिटर्मिनेंट है उसमें के से मल्टीप्लाई आपको वैल्यू में करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट गिवन है सेम A1 B1 C1 A2 B2 C3। सबसे पहले आपने डेल वन निकाला, इसमें क्या किया आपने फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने के से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया KA1 KB2 KC3। उसके बाद आपने फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया KA1 B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस KB1 A2 इंटू C3 A3 इंटू C2। नेक्स्ट KC1 के अलॉन्ग करेंगे तो A2 B3 A2 A3 B2। ये आपने करा, इसमें से पूरे में से k कॉमन निकलता है, आपने k निकाल दिया, जो बाकी वैल्यू बच के आएगी आपके पास वो तो आपका डिटर्मिनेंट था जो आप अब तक निकालते आ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर आप एक रो में से पूरा निकालते हैं, कोई वैल्यू कॉमन निकालते हैं तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट रो में से निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप ये जो k है अगर वो सेकेंड रो में भी मल्टीप्लाई होता, अगर ये के इस सेकंड रो में भी सब में मल्टीप्लाई होता, थर्ड रो में भी मल्टीप्लाई होता, तो जो आपके पास बाहर निकल के आता वो के क्यूब आता, क्योंकि आप एक रो में से निकालेंगे वो के, नेक्स्ट रो में से आया फिर के, नेक्स्ट रो में से आया फिर के। यही डिफरेंस है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिसेस में एक वैल्यू सब में से कॉमन निकल के आ सकती थी, लेकिन डिटर्मिनेंट में या तो किसी रो से निकल के आएगी या किसी कॉलम से निकल के आएगी, और अगर वो तीनों रो से आ रही है तो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। Multiplying a determinant by k means multiplying element of only one row और one column by k। अगर आप यहाँ पे किसी डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो वो एक रो में मल्टीप्लाई था या सिर्फ एक कॉलम में था, पूरे के पूरे एंटायर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं था। अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स है और सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। Fifth property, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम को दो एलिमेंट्स के सम से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप उनके सम को सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिसे दे रखा है A1 प्लस लैम्डा 1, फिर दे रखा है A2 प्लस लैम्डा 2, फिर A3 प्लस लैम्डा 3 और नेक्स्ट एलिमेंट्स आपके सिंगल हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को कर देंगे सेपरेट आउट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, वेरिफिकेशन सॉल्व आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी 6, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट the equimultiple of corresponding element of other row are added then the value of determinants remains the same। अगर आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं किसी रो या कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के जो इक्वी मल्टीपल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, मतलब वो किसी और, आप क्या करें, आप किसी एक रो के में कुछ ऐड करें, किसी उसकी किसी दूसरी रो के कुछ एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी।
लाइक आपके पास यहाँ पे गिवन है एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है डेल। यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका वैल्यूज़ हैं A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2। आप क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए रूल, R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस के R3 में। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, आपने इसको सेपरेट आउट किया। ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस के C1 के C2 के C3, ये अलग हो गया। यहाँ से आप के की वैल्यू कॉमन निकालिए। जैसे आप के की वैल्यू कॉमन निकालेंगे आपके पास बचेगा C1 C2 C3। और अगर आप ध्यान से देखिए आपकी जो थर्ड रो है वो भी है C1 C2 C3। और हमारी प्रॉपर्टीज़ ये में से एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। जिसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा के मल्टीप्लाई ज़ीरो। तो आपके पास आ गया डेल वन इज इक्वल टू डेल। Now start your exercise 4.2. Question number 1. Using the property of determinant and without expanding, prove that. आपको क्या करना है, या डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बट मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि बिना प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करे डायरेक्टली उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन था उसे लिखा। आपके पास जो भी एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप किसी भी रो या कॉलम को जिसमें कुछ एडिशन हो रखा उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड, और दूसरी बन जाएगी एक्स ए वाई बी वी जेड सी सी। ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगी वैल्यू ज़ीरो। सिमिलरली जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास ज़ीरो। तो द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे प्रूव करना है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट गिवा था, आपने क्या किया, R1 में रूल अप्लाई किया, R1 चेंज R1 प्लस R2, आपने R1 में R1 प्लस R2 कर दिया। तो R1 प्लस R2 जैसे आप करेंगे ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो b से b हो जाएगा आपका कैंसिल, बच जाएगा a माइनस सी, यहाँ बचेगा b माइनस ए, यहाँ बचेगा c माइनस बी, नीचे बचेगा b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए, a माइनस बी। लास्ट वाली रो में से आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखिए थर्ड रो में से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल दें तो आपके पास जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड हो गया कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ज़ीरो के। क्वेश्चन नंबर 3. आपको बिना एक्सपेंड किए प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। आपने जो डिटर्मिनेंट था उसकी जो लास्ट वैल्यूज़ थी, लास्ट कॉलम था, उसको ब्रेक करके लिख दिया 63 प्लस 7 72 प्लस 3 81 प्लस 5। आपने यहाँ ब्रेक करा और आपने दोनों मैट्रिसेस को अलग अलग सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आप सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके देखिए ये जो सेकंड आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है उसकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है ये तो आपके पास ज़ीरो हो गया। अब बचा इधर वाला। अगर आप थर्ड कॉलम देखें इस वाले डिटर्मिनेंट का तो यहाँ से आप 9 तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। आपने 9 कॉमन लिया, अब आप क्या करेंगे, आप इस वाले थर्ड कॉलम में से 9 को कर देंगे कॉमन बाहर। जैसे आप 9 कॉमन बाहर करेंगे ये बचेगा 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9 7 8 9 7 8 9 आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। 9 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, हैंस योर वेरीफाइड।